वन ये वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 22-23 का मैथ्स का पेपर है। इसमें फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। इसका सेकंड पार्ट हम अब आज करेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से लेकर 20 तक आज हम हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है 11वें नंबर का, सो देखते हैं हम। यहाँ पर दिया हुआ है 297 इंटू 17 इंटू 297 इंटू 3। ओके, तो इसका मान ज्ञात करेंगे हम। तो इसको हल करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप इस क्वेश्चन को हल कर रहे हो तो यहाँ पर आप इसको हल ना करें डायरेक्ट, यहाँ पर आप प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं 297 इंटू 297 वितरक नियम का। ठीक है, वितरक नियम का अगर हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं तो वितरक नियम जो है उसके द्वारा हम इसको इजीली हल कर सकते हैं। जैसे 297 यहाँ से कॉमन ले लिया जाए। ओके, वितरक नियम पहले तो बता देती हूँ मैं क्या होता है। वितरक नियम होता है ए इंटू इन ब्रैकेट बी प्लस सी। ओके, तो ए का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ होगा, फिर ए का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ होगा। ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ओके, तो यहाँ पर ए जो है वो है 297, ए हो जाएगा 297 ब्रैकेट बी के प्लेस पर आ जाएगा 17 प्लस सी के प्लेस पर आएगा 3। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 297 इंटू 17 प्लस 3 इज इक्वल टू 20। ओके, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा 14 है ना, 18 और एक ये हो गया 9, यहाँ हो जाएगा 4 और एक 5 और ये 0, तो 5940 ये हो गया इसका आंसर। ओके, तो इसको सिंपल तरीके से अगर हम करते हैं तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमें मिल जाएगा। ओके, वितरक नियम से। और यदि हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें प्रोसीजर जो है मल्टीप्लिकेशन की है ना, तो उससे क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इसे वितरक नियम से हम हल करेंगे। नेक्स्ट, 10,998 के ठीक बाद की अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। ओके, तो इसके ठीक बाद की प्राकृत संख्या, तो बाद की प्राकृत संख्या मतलब हम 1 प्लस करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 1 के बाद आने वाली संख्या तो हो जाएगी 2, 2 के बाद आने वाली 3, 3 के बाद तो 4, इस तरह से हम बता सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर है 10,998, इसमें 1 ऐड कर दो। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 10,999। ओके, फिर यहाँ पर इसको एक नेक्स्ट फिर से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे इसको, है ना। 10,000 1 मतलब 1 ऐड कर लीजिए यहाँ पर, है ना, तो यहाँ आ जाएगा 10, है ना, ये भी 10, ये भी 10, 1 1। ओके, तो यह हो जाएगा 11,000। तो फर्स्ट नंबर ये हो जाएगा, सेकेंड नंबर ये हो जाएगा, फिर 1 ऐड कर लीजिए आप, 1,0,0,1,1 ये हो जाएगा थर्ड। तो ये 10,999 है ना, 11,000 और 11,001, ये 3 नंबर जो है 10,998 के ठीक बाद के अगली 3 प्राकृत संख्याएं हैं। ओके, नेक्स्ट, अब आप देखिए यहाँ पर 980 के अभाज्य गुणनखंड 980, तो 980 को हम इस तरह से पहले लिख लेते हैं 980, 2 से डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से डिवाइड कर लो, यहाँ आ जाएगा 4। डिवाइड करना नहीं आता तो अब अलग से रफ में पहले डिवाइड कर लो, उसके बाद में करेंगे। यहाँ आ जाएगा 4, दो दो मतलब यहाँ आ जाएगा 4, 8 से यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 9 और ये 0, अगेन 2, यहाँ हो जाएगा 2, 4 और ये हो जाएगा 5। ओके, इस तरह से फिर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, है ना। यहाँ आ गया 5, अब इसको ऐड करके देख लो 9, 11, 12। ओके, तो आगे देख लो इसको, है ना, आगे यहाँ 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 से डिवाइड करने पे आ जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे आ जाएगा 9, अगेन 7, 7 से डिवाइड कर लो, 7 7 और ये हो जाएगा 7 और ये 1। ओके, तो इसका सिंपली इसके जो फैक्टर्स है वो आ जाएंगे 2 इंटू 2। ओके, फिर यहाँ आ जाएगा 5, 7 और 7। ओके, तो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 7। ओके, नेक्स्ट, अपने परिवेश से त्रिभुजाकार आकृति के कोई 3 उदाहरण लिखिए। तो अपने अकॉर्डिंग त्रिभुजाकार आकृति को कोई 3 उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, है ना, आइसक्रीम कोन। ओके,
और अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, आइसक्रीम कोन के अलावा लड्डू, ओके, और समोसा, इस तरह से कोई भी 3 एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, 15 नंबर देखिए, निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। ओके, तो इन तीनों में से अब आप यहाँ चेक करिए, विषम बाहु है मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग होनी चाहिए। ओके, 7, 8, 9, तो यहाँ पर ये वाला हो जाएगा विषम बाहु। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर, त्रिभुज में ए बी 8.7 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर एंड बी सी 6 सेंटीमीटर, फिर से तीनों अलग हैं तो ये भी विषम बाहु होगा। ओके, नेक्स्ट वाले में होगा, तीनों भुजाएं सेम टू सेम है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा समबाहु, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो ये हो गया आपका 15 नंबर। 16, निम्नलिखित के पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। तो ध्यान रखिए, एक तो होता है परवर्ती, जो भी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया, और एक होता है पूर्ववर्ती। ठीक है, परवर्ती पूर्ववर्ती। तो परवर्ती में क्या होता है, परवर्ती में हम यहाँ पर 1 प्लस करेंगे, परवर्ती में जो है 1 प्लस होगा, और पूर्ववर्ती में 1 माइनस करते हैं। ओके, तो कर लीजिए 1 प्लस एंड 1 माइनस। 94 का पूर्ववर्ती, तो मतलब एक घटाना है, एक माइनस करना है, तो 94 में से 1 माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा 93। 94 का पूर्ववर्ती हो जाएगा 93, है ना। अभी 10,000 है ना, 10,000 माइनस कर लीजिए 9999, तो 9,999 ये हो जाएगा इसका पूर्ववर्ती। अब यहाँ पे 999 में से 1 माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा 998, ये हो जाएगा इसका पूर्ववर्ती। ओके, नेक्स्ट, इस संख्या को जोड़ना है। इस संख्या को जोड़ने के लिए इसको अरेंज करेंगे हम प्रॉपर। ओके, 127.89। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 10.425। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं, मतलब हम यहाँ पे ज़ीरो इंक्लूड कर लेते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7, 5 और अगेन 0, तो यहाँ पर आ गया 5। अब यहाँ पर हो जाएगा ये 7 और 9, 16, 16 का 6 यहाँ हो गया, ये हो गया 1। ओके, हो जाएगा 12, 13, 13 और ये 7 हो जाएगा 20, 20 का ये 0 और 2 यहाँ कैरी हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा 9, है ना, 3, 1, 139.065 ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आंकड़ों में प्रदर्शित संख्याओं को चित्रालेख में प्रदर्शित करने में क्या लाभ होगा। तो देखो, चित्रालेख में प्रदर्शित करने से आपको वैल्यू जो है प्रॉपर आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो प्रिंट है, जैसे ये देखिए, ये 3% को डिनोट करता है, तो आपके पास में अगर इस तरह की 2% है तो इसका मतलब ये है कि 3 + 3 कितने हो जाएंगे, 6, है ना। और ऐसे ही जो इमोजी है, मतलब चित्रालेख जो है, वो आपके पास बहुत सारे अगर आ गए, सपोज दैट 3 आ गए, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। तो चित्रालेख से समझ में ये आता है कि हम ज़्यादा क्वांटिटी को कम उसमें आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। इसके और भी फ़ायदे होते हैं, इसमें कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें आप इसके मतलब जो उसके लाभ है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट, एक्स को 3 से भाग देने पर प्राप्त व्यंजक, तो x को 3 से भाग देंगे तो इस तरह से व्यंजक प्राप्त होगा। यहाँ पर देख लीजिए, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आप देख लीजिए कि 166 है ना, यहाँ पर 25 दिया हुआ है और ये 4 दिया है, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा 100। ओके, तो 166 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आंसर आ जाएगा 16600, इट मीन्स 16,600। तो ये कैलकुलेशन बहुत ईजी हो गया है।
नेक्स्ट महत्तम समापवर्तक, तो एक होता है HCF और एक होता है LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो देख लीजिए आप 12 के फैक्टर कैलकुलेट कर लेते पहले हम। 2 से कर लो, 6 आ गया, अगेन 2, 3 और ये 1। ठीक है, नेक्स्ट 16, 2 से डिवाइड करो 8, अगेन 2, 4, अगेन 2, 2, 2 और ये 1। नेक्स्ट लास्ट वन 28, 2 से डिवाइड किया 14, अगेन 2, 7, 7, 1। ओके, अब यहाँ पर देखिए 12 के फैक्टर, तो 12 के फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 28 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन जो नंबर आ रहा है ये तो 2 हो गया और एक ये 2 हो गया, इसके अलावा इसमें और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ अगेन 2, तो इन दोनों के अलावा इसमें कॉमन कोई और नंबर नहीं आ रहा, मतलब 2 इंटू 2, इसका मतलब 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर जो 4 है, 4 इन तीनों संख्याओं का कॉमन फैक्टर है 4, जो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करता है। ओके, 12 को हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 16 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 28 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलती है, फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है। वह कितनी दूरी पैदल चलती है? ओके, अभी उसके स्कूल का है तो 9/10। ओके, नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है। वह कितनी दूरी पैदल चलती है? ओके, इसमें से माइनस कर लीजिए आप 1/2 को, आपको आंसर मिल जाएगा 10 and 2। ओके, तो इसका LCM हो जाएगा 10, है ना, तो यहाँ आ जाएगा 9 माइनस यहाँ पे आएगा 5। ओके, 4/10। ओके, तो यहाँ तो 4/10 भी आप लिख सकते हो या फिर आप इसको मतलब कैलकुलेट कर 2/5, ये भी इसका आंसर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल इतना है। 50 मीटर, अब यहाँ पे एक आयताकार बगीचा ले लेते हैं हम। ओके, इसका क्षेत्रफल हमें मिल गया है ना, और इसकी लंबाई L = 50 मीटर है। बगीचे का परिमाप निकालना है, तो हमें इसका परिमाप निकालने के लिए इसकी ब्रिड्थ भी निकालनी पड़ेगी। तो ब्रिड्थ कैलकुलेट करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला पहले पता करना पड़ेगा। तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल होता है L × B। तो L × B यहाँ पर ऑलरेडी हमें दिया है 300, है ना, L हमारे पास में है 50, तो B कैलकुलेट करेंगे हम। तो यहाँ पर B आ जाएगा 300/50, तो इसका B आ जाएगा 6 मीटर। ओके, तो B आ गया 6 मीटर। अब इसके बाद में परिमाप, तो आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 × L + B, मतलब लेंथ प्लस ब्रिड्थ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी L है, यहाँ भी B है, तो 2B और 2L, है ना, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, तो परिमाप आ जाएगा इसका 2 × L। L कितना है 50 और B है 6, 56 × 2 मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ आ जाएगा 12, 10 और 1 11, तो 112। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर 112 मीटर। नेक्स्ट, एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं और 15 लड़कियां, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 20 लड़कियां हैं, 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, तो अनुपात लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात निकालना है हमें। तो यहाँ पर देखो लड़कों की संख्या है 15, लड़कियों की संख्या है 20,
अनुपात निकाल लीजिए, 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 4 ज़ा 5 3 ज़ा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3। नेक्स्ट, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। तो लड़कियों की संख्या है 20 और कुल विद्यार्थी है 20/15, तो यहाँ पर आ जाएगा 20/35, है ना। डिवाइड कर लो, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 7, 4/7, और यहाँ पे आएगा 4/3। तो यहाँ पे दोनों अनुपात आपके पास में है। ओके, तो ये आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।